दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं घटना चक्र द्वारा प्रकाशित आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जिसमें टू सीरीज के क्रम में आज का सीरीज हमारा होने वाला है। ये 7वां सीरीज है, जिसमें दोस्तों सामान्य हिंदी से प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए अब ये 7वें प्रैक्टिस सेट को करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। ये कहता है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का अर्थ होगा, तो ये दोस्तों ऑप्शन है, ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। जब कोई व्यक्ति किसी काम की सराहना करता है, वो कहता है कि तुम्हारा कार्य हो जाएगा, तो उसके बदले में दूसरा कहता है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अर्थात ईश्वर करे कि तुम्हारा ये कहना सत्य हो जाए और आपका कार्य हो जाए। तो ऐसे लोग इसकी तुलना करते हैं और ये मुहावरे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। अब चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है, तो एक वचन आपका क्या है? तो दोस्तों तेल जो है आपका एक वचन है। तेल क्या है? एक वचन है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है मनोरम का संधि विच्छेद है, तो मनोरम का संधि विच्छेद दोस्तों है वो मन हधन रम। मन हधन रम हो जाएगा मनोरम। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कहता है, इसमें है अंत्यज शब्द का सही अर्थ है, तो इसका हो दोस्तों अर्थ जो होता है वो होता है जिसका जन्म यानी अछूत वर्ग में हुआ, निम्न वर्ग में हुआ हो। जिसका जन्म अछूत वर्ग में हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अंत्यज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 5 नंबर आता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? तो वो अस्त्र कहलाता है। कैसा होता है? अस्त्र होता है। और शस्त्र आपका होता है जैसे गोली बंदूक, तो ये आपका शस्त्र होता है। और दूर से फेंक करके जो आपका होता है ये अस्त्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है। 6वां नंबर कहता है कि कुटिल का विलोम है, तो कुटिल का विलोम हो जाता है सरल। कुटिल का विलोम क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा है। घोड़ा का शब्द पर्यायवाची इसमें कौन नहीं है? तो दोस्तों यात उदान जो है घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अंतर्गत आपका अश्व भी घोड़ा है, घोटक भी घोड़ा है, सैंधव भी घोड़ा है, लेकिन यात उदान आपका घोड़ा नहीं है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर कहता है मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य है, कौन सा वाच्य है, पूछा गया है। तो दोस्तों मोहन से चला नहीं जाता इसमें भाववाच्य है, इसमें भाववाच्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर कहता है लौकिक शब्द का प्रत्यय है, तो दोस्तों लौकिक शब्द का प्रत्यय आपका इक प्रत्यय हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दिया है डिबिया, दात्री, खटमल और जीभ। इनमें बताना है कि कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों खटमल शब्द है आपका, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द है। जीभ, दात्री और डिबिया स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग आपका खटमल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखते हैं। यह बैलगाड़ी शब्द का समास है, तो बैलगाड़ी शब्द का दोस्तों जो समास है आपका यह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर होगा। 12 नंबर कहते हैं। 12 नंबर पर देखते हैं तो ये कहता है कि उत्साह शब्द का विशेषण है, तो उत्साह का जो दोस्तों विशेषण होता है उत्साहित होता है। वो किसी के उत्साह की अगर चर्चा करता है तो वो बताता है, उसकी विशेषता बताता है कि वो उत्साहित है, तो आपका विशेषण हो जाएगा उत्साहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की उपभाषाओं की अगर बात करें तो कुल 5 उपभाषाएं दी गई हैं। अब आता है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर कहता है कि कहे कभी बेनी बेनी, कहे कभी बेनी बेनी, ब्याल की चुराई लीनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इस पंक्ति में एमक अलंकार आपका हो जाएगा। एमक अलंकार करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 15 नंबर है। 15 नंबर कहता है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, तो क्या संबद्ध रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए, उद्धृत रहे या प्रबुद्ध रहना चाहिए? तो इन प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रत्येक देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को दोस्तों उद्धत रहना चाहिए। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न 16 से लेकर 20 तक का जो दिया है ये आपके गद्यांश पर आधारित होने वाले हैं।
चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर आकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वो लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वो खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ हैं और ना ही कुछ समय के लिए लिफ्ट कर बाकी समय मुक्त हैं, और ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर या कम ज़्यादा फंसे हुए। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से हैं और हर समय पूरी भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं कि ये तो बिल्कुल नहीं जानते कि इनके पास सत्ता है, वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की। वो भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को ये शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे वह मालूम होता है कि अब वो जिस भीड़ की को पहचानता है वो अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का ये परिचय कब के लिए, जो एक भीड़ के अन्य सामान्यों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका बेपरे भी सही है, जबकि उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती, वो फंसा रहता है। चलिए दोस्तों, अब गद्यांश पर आधारित आपका 16वां नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। तो सही शीर्षक अगर बात करें तो भीड़ की शक्ल आपका सही शीर्षक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं तो ये कहता है कि भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है। तो भीड़ से दोस्तों मुक्ति का जो आपका उपाय है ये हो जाता है भीड़ में अपनी शक्ल देखना। भीड़ में अपनी शक्ल देखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं दोस्तों, भीड़ किसके लिए रुकावट है। तो भीड़ मोटर से चलने वालों के लिए रुकावट है, पैदल चलने वालों के लिए नहीं। मोटर से चलने वालों के लिए भीड़ जो है रुकावट है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है। 19 की अगर बात कर लेते हैं तो ये भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध इनका उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करते हैं तो ये है भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है। तो भीड़ का इस्तेमाल दोस्तों करता है वो सत्ताधारी करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर की अगर बात की जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है। तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो ये है मधुशाला के लेखक हैं। तो ये दोस्तों बच्चन जी हैं। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर है। 23 नंबर कहता है काव्य की सामान्यतः कितने गुण होते हैं। तो काव्य के दोस्तों 3 गुण होते हैं। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर। 24 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की अगर बात की जाए तो आपका सांप्रदायिकता जो है ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर कहता है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, और खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। उसके बाद है वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नधार में निहित रस है। तो रस इसमें कौन सा है। तो दोस्तों इसमें करुण रस हो जाएगा। करुण रस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 की बात करें तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की बात करते हैं। तो 27 नंबर कहता है कि सदगति शब्द में समास है। तो सदगत में दोस्तों कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। ये है अधिमानना में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अधिमानना में आपका अधि उपसर्ग हो जाएगा। अधि उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 29 नंबर क्वेश्चन। ये है नीचे दिए गए मुहावरे उनके अर्थ के जोड़े में से एक का जोड़ा गलत है, उसे पहचानना है। तो आपका इसमें हो जाएगा अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। ये आपका सही हो जाएगा। आँच ना आने देना, तो जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, ये भी सही है। अब तीसरे की अगर बात करें तो आपका सी वाला ऑप्शन आता है आसन डोलना विचलित ना होना।
तो ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसन डोलना, विचलित ना होना, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर की बात करते हैं। तो 30 नंबर कहता है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, तो आपका ये चषक हो जाएगा। चषक इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये आकार शब्द का तद्भव है, तो आकार का दोस्तों आकाज हो जाता है। आकार शब्द का तद्भव आकाज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये है 32 नंबर। 32 की अगर बात करते हैं तो है उनके बिना कुछ नहीं हो, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द जो है, संबंध बोधक शब्द कौन सा है, तो ये आपका बिना शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर देखते हैं। ये कहता है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में काल बताना है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर की अगर बात की जाए तो निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, तो ये आपका हो जाएगा राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है 35 नंबर। 35 की अगर बात की जाए तो इसमें दिया गया है नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों विशेषण की अगर बात करें तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो ये आपका विशेषण प्रयोग हुआ है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 36 नंबर। 36 की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि आला का संबंध किस उप बोली से है। आला का संबंध है वो किस उपबोली से है, तो वो बोली हो जाएगी दोस्तों बनाफरी। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर कहता है दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है, तो आपका ये हार हो जाएगा। हार यानी पहनने वाला भी हार होता है, और कोई व्यक्ति कहीं पराजित हो जाता है तो वो भी हार, आपका हार इसी तरह होता है। तो ये पराजय और माला दोनों दिया है। पराजय मतलब हार हो जाएगा और माला का भी हार हो जाएगा, तो ये वाला सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक ये हिंदी पोर्शन था। अब आपका सामान्य ज्ञान से आता है। तो सामान्य ज्ञान के क्रम में आपका 38 नंबर क्वेश्चन कहता है दिसंबर 2023 में किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये मित्रों हो जाएगा डॉक्टर रमन सिंह को चुना गया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला 39 नंबर है। 39 नंबर कहता है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो कृषि जलवायु क्षेत्र कुल जो पाए जाते हैं वो 9 पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए 40 नंबर देखते हैं। यह है यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो दोस्तों ये बंदर पूंछ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदर पूंछ से है। अब आते हैं 41 नंबर। 41 की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये आपका प्रथम स्थान है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर। 42 की अगर बात कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई नर्स दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ ये कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। चलिए 44 नंबर देखते हैं। 44 की बात करें तो ये आपका कहता है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं, तो ये आपका वाकाटक जो है इनके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आपका आता है 46 नंबर। 46 नंबर की अगर बात करें, नहीं 45 नंबर आता है, क्षमा करना, 45 नंबर आता है। तो 45 नंबर कहता है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, तो ये दोस्तों गतिज ऊर्जा संवहन करता है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 46 नंबर की तरफ। 46 नंबर कहता है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्ता हमेशा होती है, कितनी होती है, तो वो कुल संयुक्ता जो होती है 4 होती है। डी सही जवाब होगा। 47 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है कि दिसंबर 2023 है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र अर्थात मेडिटेशन सेंटर जो है का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये दोस्तों उद्घाटन जो किया गया है ये आपका किया गया है वाराणसी में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और यहीं से उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर। 48 की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो वो आपका गाजियाबाद हो जाता है। जनपद आपका गाजियाबाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर। 49 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
उल्लेखित नहीं है, तो आपका संघीय शब्द जो है उल्लेखित नहीं है। समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक भी है, लेकिन कौन सा शब्द नहीं पूछा गया है, तो ये संघीय शब्द नहीं इसमें दिया गया है, अर्थात इसमें जो है उल्लेखित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 50 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 50 नंबर कहता है, जौनपुर में यहाँ भरना के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गया है, अर्थात एक मॉडल बन गया है। तो कौन सा जो मस्जिद है उसको है दोस्तों इब्राहिम सरकी। इब्राहिम सरकी उसका नाम है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 51 की तरफ। 51 नंबर कहता है कि सितंबर 2023 में आपका जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार में कौन सा शहर प्रथम श्रेणी अर्थात मिलियन प्लस आबादी के अंतर्गत पहले स्थान पर है, तो ये दोस्तों इंदौर है, और ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर काफ़ी दिनों से स्वच्छता के मामले में अपना स्थान बनाए हुए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 की बात करें तो हमारे पेट में स्थित पाचक रस मुख्य रूप से होता है, तो कहाँ होता है, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, जिसका फार्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 53 नंबर। 53 नंबर कहता है कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है, तो वो आपका आयोडीन आवश्यक है, ये ध्यान रखना है, आयोडीन। चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर कहता है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा जो कि समुद्र तटीय राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया है, तो ये आपके हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नियुक्त किया है। चलिए आगे 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर कहता है, वर्ष 2023 की शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ये होता है हो जाएगा उत्तर नरगिस मोहम्मदी को जो प्रदान करने की घोषणा की गई है। नरगिस मोहम्मदी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं 57 नंबर। ये कहता है अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं, इनका नाम है जॉन टिनबर्गन और रेगनर फ्रिश, अर्थात जॉन टिनबर्गन और रेगनर फिक्स जो इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये 58 नंबर है। 58 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य नहीं होता है। प्रश्न एक बार पुनः पढ़ दे देते हैं। तो ये है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संसद के दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य नहीं होता है, तो ये दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो ये आपका जो ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरा कहने का मतलब जो आपका भारत के राष्ट्रपति होगा, ये गलत हो जाएगा, तो तीसरा यहाँ अर्थात सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर है। 59 नंबर की अगर बात करें तो 59 नंबर कहता है, निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं पूछा गया है। नहीं सम्मिलित की अगर बात करें तो हस्तिनापुर मेरठ में है, हिमाचल आप मिर्जापुर में है, विंध्याचल, और श्रृंगवेरपुर आपका फैजाबाद में है, तो ये ही गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये आपका देवा शरीफ बाराबंकी में है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका जो दिया है श्रृंगेश्वर फैजाबाद में नहीं है, फैजाबाद ना होकर के ये आपका इलाहाबाद में है। इलाहाबाद, इलाहाबाद बोले तो कहने का मतलब ये आपका प्रयागराज, इलाहाबाद पहले इसका नाम था, अब प्रयागराज कर दिया गया है, तो ये वर्तमान में प्रयागराज में है, और प्रयागराज यहाँ होता तो सही होता, तो ये आपका गलत बताना है, अर्थात ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 60 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आपका विधायकीय सत्र को सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है, तो ये हो जाता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 61 नंबर। 61 नंबर की बात करें तो 61 नंबर कहता है कि भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये दोस्तों लखनऊ में की गई है। लखनऊ इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 62 नंबर। 62 नंबर कहता है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, तो ये दोस्तों रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला है रामपुर, और वहीं पर स्थित है। आते हैं 63 नंबर की तरफ। 63 नंबर कहता है कि सैयद सालार मेला आयोजित होता है, तो ये बहुत चर्चित मेला है, और कहाँ होता है, बहराइच में होता है। सैयद सालार मेला कहाँ होता है, बहराइच में होता है, ध्यान रखना है।
क्षेत्रीय क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है, तो ये दोस्तों कुल 100 संख्या है। 65 नंबर पर आ जाते हैं। 65 नंबर कहता है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो वो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन पर भी करता है, पूंजी निर्धारण पर भी करता है और बाजार के आकार पर भी करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर है। 66 की अगर बात करें तो ये, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ये आपका रोहिणी यानी डिप्थीरिया, पोलियो टिटनेस से, रोहिणी जो कि डिप्थीरिया नाम है, निमोनिया एक्जिमा से, और चेचक टिटनेस और डिप्थीरिया है, और डिप्थीरिया है, कुकुर खांसी और टिटनेस है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो आपका ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया है, कुकुर खांसी और टिटनेस से ये बचाव किया जाता है, टीके लगाए जाते हैं डीपीटी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर की बात करते हैं। तो ये है आपका चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये राज्य जो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका 68 नंबर है। 68 की अगर बात कर लेते हैं तो आप 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत के मामले में अगर देखा जाए तो 16.50% है, और ये ऑप्शन इसका सही होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है, तो वो कुल 57 साइबर अपराध हैं जो पुलिस खोलने जो है ये आपके अपराध हैं, साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी गई है कुल 57 की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 70 नंबर है। 70 नंबर की अगर बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान का लगभग गुना बड़ा है, तो कुल वो 4 गुना बड़ा है। 4 गुना बहुत होता है, 4 गुना जो है बड़ा है, अर्थात भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर आता है। 71 की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका है एक, इसमें कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर कहता है, यह निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक रूप में मनाया जाता है, तो दोस्तों थारू जनजाति जो होती है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो आपका आता है 73 नंबर। 73 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है, तो ये आपकी जो गुलामगिरी पुस्तक है, गुलामगिरी, ये आपका ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है। 74 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये है आपका गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षर कब हुए थे, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये ध्यान रखना है। 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर कहता है कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि को आय या उपयोग के स्तर पर आधारित होती है, क्या कहलाती है, तो गरीबी रेखा कहलाती है। ये दोस्तों आज के रहे 75 प्रश्न। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।